नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, इस समय हम सीरीज क्या कर रहे हैं, डिकोड एग्जाम की जो मैगजीन निःशुल्क आप लोग को दी गई है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो दी गई है मैगजीन, उसी को हम लोग कर रहे हैं। ये मैगजीन आप यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे। तो आज हम इसी मैगजीन के योजना, परियोजनाएं एवं नीतियां, जो भी स्कीम्स, प्रोजेक्ट एंड पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट की रही हैं, उनको हम लोग करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि योजनाओं और परियोजनाओं और बाकी जो चीजें होती हैं उन पर अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, प्लीज इसको आप लोग देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैगजीन हमारी 10 महीने 11 महीने की है, इसको अगर आपको निःशुल्क प्राप्त करना है तो इसके लिए आप टेलीग्राम पर डिकोड एग्जाम सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको चैनल मिलेगा, उसको लाइक करिएगा, वहां पर मैगजीन अवेलेबल है। इनकेस आपको वहां पर नहीं मिल पा रही है तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस नंबर पर? 860 पर। किस पर? 8604409201 पर। यहां पर व्हाट्सएप करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी निःशुल्क, जो है मैगजीन हमारे करंट अफेयर्स की। और इसके अलावा जो हमारा आरओ का जो अभ्युदय बैच जो नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2026-27 के लिए नया बैच, आप उसकी जानकारी भी यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस 2026 की जो वैकेंसी आने वाली है, मतलब उसके लिए भी हम लोग जो है बैच लॉन्च कर चुके हैं, तो उसके लिए भी आप यहां पर क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सीधे अब बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस मैगजीन में हमें पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, प्लीज आप लोग इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक। नंबर 1, संशोधित ब्याज सहायता योजना को वित्त वर्ष 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मई 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की क्या कर दी है? मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। इसके अलावा इस योजना के तहत किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए ब्याज की क्या की जाती है? छूट दी जाती है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जहां पर केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत जो है छूट देती है, ठीक है। यह योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी, याद रखिएगा। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो गया। तो अभी इसके लिए आगे इसको रिन्यू कर दिया गया, ठीक। अंकुर नामक एक रणनीतिक शहर परिवर्तन पहल है। यह किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति देने के उद्देश्य से दूरदर्शी पहल की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? अंकुर। अंकुर मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ये इसका क्या है? नाम है। यह पहल आवास और शहरी विकास विभाग, इनके द्वारा जो है क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया। मतलब ये जो है एक तरीके से नोडल एजेंसी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जून 2025 को हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की थी। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि वन संवर्धन योजना की शुरुआत हाल ही में कहां की गई है? आप सीधे बता देंगे कि हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। अच्छा, अगर बात हिमाचल प्रदेश की आ गई है तो जरा मुझे बताओ, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं और इसके अलावा राज्यपाल क्या हैं? देखो, राज्य अगर चर्चाओं में कोई भी रहता है तो उसके बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? माना कोई एक पर्टिकुलर कोई स्टेट है, ठीक है, तो अब इस स्टेट के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? नंबर 1, वहां का सीएम कौन है, मतलब मुख्यमंत्री कौन है, फिर वहां का गवर्नर कौन है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? क्या विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। ये भी लोकसभा की सीटें भी कई बार पूछ लेता है आपके एग्जाम में, अगर इलेक्शन वगैरह रहता है तो लोकसभा की सीटें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वहां पर कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर सेंचुरी वगैरह वहां पर क्या है? अवेलेबल है, या वहां पर कौन कौन सी बर्ड सेंचुरीज है, या कोई वहां पर अगर क्या कोई रामसर स्थल भी है क्या कोई रामसर स्थल वगैरह है क्या? तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो इस स्टेट की जो सीमाएं होती हैं, क्या किसी देश के साथ लगती हैं या उस देश की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ किसके साथ लगती है? तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप स्टेट को पढ़ें तो जब आप एक मैप ले लीजिए और उसी मैप में जो है सारी चीजें लोकेट कर लिया करिए फटाफट से, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? करते नहीं चीजों को, है ना। जब भी पढ़ाई करिए
तो उसके अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ा करिए। आप लोग सीधे पढ़ा आपने उसको पढ़ के छोड़ देते हैं, ऐसा मत किया करिए। सारे डायमेंशन से पढ़ेंगे तो परीक्षा में प्रश्न कैसा भी आएगा आप कर ले जाएंगे। इसमें बड़ा हाहाकार मच रहा है, अलग अलग लोग बता रहे हैं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फला पढ़ लो, ढिमका कर लो, पैटर्न बदल गया। आप अपने पढ़ने के तरीके को नहीं बदल रहे हो, दुनियादारी में पढ़े हुए हो। आप कोई भी थ्योरी पढ़ो, एक बड़ा मैं आपको सूत्र देता हूं, आज आपको याद आएगा। अगर कोई थ्योरी लिखी हुई है, ये कोई एक चीज है और ये थ्योरी यहां पे ऐसे ऐसे लिखी हुई है, आपने इसको पढ़ा, अब आपके दिमाग में आ रहा है यार एग्जामिनर कैसे पूछेगा, क्या होगा, पैटर्न बदल गया, दिमाग लगा दुनिया भर का। आप एक काम करो कि अगर आपने इस पर्टिकुलर थ्योरी को पढ़ा, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा, और अब आप सोचो कि अगर आप खुद एग्जामिनर होते तो इस पर्टिकुलर डिफिनेशन से या इस पर्टिकुलर आप जो इस पैराग्राफ से किस प्रकार के प्रश्न बना रहे होते हैं, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो गूगल कर लिया करें भाई साहब। आप अगर स्मार्ट हैं तो एग्जामिनर जो होंगे ना वही स्मार्ट होंगे। वो किताब का इस्तेमाल काहे करेंगे, वो किताब वो क्या उठाएंगे, वो उठाएंगे लैपटॉप टैबलेट अपना, वहां से प्रश्न बनाएंगे, विकिपीडिया से बनाएंगे। विकिपीडिया का खूब इस्तेमाल करिए, गूगल का इस्तेमाल खूब करिए, और ढाक के पास बने रहेंगे तो जिंदगी गुड़गोबर हो जानी है। अपने तरीके को फॉलो नहीं करते हैं आप, अपने तरीके को मैं चेंज नहीं करते हैं, हाय राम चिल्लाते रहते हैं, सर पैटर्न चेंज हो गया। अरे महाराज अपने पैटर्न को काहे तुम नहीं बदलते हो आखिर? सर फला सर ने कहा ऐसा हो गया, सर फला ढिमकर सर ने कहा सर ऐसा हो गया, सर आयोग सर ऐसे बना रहा है प्रश्न। आप अपने दिमाग को क्यों नहीं बदल रहे हो आखिर? इंटरनेट का खूब इस्तेमाल कीजिए, चैट जीपीटी पर किसी भी डिफिनेशन को डाल दीजिए, उसके अलग अलग प्रश्न बन के आ जाएंगे, उनसे प्रैक्टिस कीजिए आप। लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं, आपको चाहिए क्या, बना बनाया पका पकाया खाना, आया खाना गप गप मुंह में डाला और निकल गया। इससे सिलेक्शन होने से रहा, ठीक है। जब तक कलम चलेगी नहीं, जब तक दिमाग चलेगा नहीं, जब तक गूगल पे खूब ज्यादा सर्च करेंगे नहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन होने से रहा। सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुबह सुबह में बोलना, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी मेहनत को करिए, खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि एग्जामिनर के माइंड से आप तेज चलेंगे, और फिर देखिए कि कैसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे ही बना ले, उठपटांग फुटपटांग डिटपटांग चाहे जिसे बना ले, आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बदलने के अपने तरीके को बदलिए प्लीज, है ना, नहीं तो जिंदगी उल्टा फुल्टा .com बन जाएगी, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने की योजना है अभी हाल ही में। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो रिजर्व बैंक ने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने की योजना शुरू की है, ताकि इन विषयों पर हिंदी लिखने और शोध को प्रोत्साहन मिल सके। बड़ी विडंबना हमारे देश की है कि सरकारें जो है हिंदी पर ज्यादा प्रयास नहीं करती, और बात अगर हिंदी की आती तो हो हल्ला होने लगता है अलग अलग स्टेट से लेकर के अलग अलग जगहों पर। एनीवेज वो अलग मैटर। लेकिन हिंदी चूंकि एक अपने आप एक आज ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है धीरे धीरे, तो हिंदी में अगर कोई चीज रहती है, और वैसे भी अगर किसी स्टेट की या किसी देश की अगर भाषा अगर बहुत लोकलाइज रूप में है, तो उसी उसमें जो है क्या कहते हैं, भाषा में वो जो है सिलेबस होना चाहिए। राजीव दीक्षित जी का नाम संभवतः आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा बता देता हूं। राजीव दीक्षित बहुत बड़े समाज सेवी थे, और जो है उन्होंने बीटेक का सिलेबस यानी इंजीनियरिंग का सिलेबस उन्होंने जो है हिंदी में डिजाइन किया हुआ था। लागू भी हो जाता, लेकिन दिक्कत हुई कि उनका वो एक्सपायर कर गए, ठीक है, तो नहीं हो पाया। तो इसी तरीके से एमबीबीएस का सिलेबस भी हिंदी में किए जाने की बात कही जा रही है, आप जानते हो कि न्यू एनईपी में, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत जो है इन सारी किताबों को भी हिंदी में लिखे जाने की बात कही जा रही है, ठीक है। अच्छा प्रयास होगा कि आप किसी भी देश में जाएंगे, उस देश की जो राष्ट्रभाषा होती है, जो उसी लोकल लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में वहां की जो है जो बेसिक जो क्या कहते हैं एजुकेशन होती है वो होती है। आप किसी भी कंट्री में जाइएगा, जापान जाइए, चाइना जाइए, कहीं भी जाइएगा, वही के लैंग्वेज में जो है वो उनकी एजुकेशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश 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 हाई इंग्लिश हाई इंग्लिश, बस मटिया मेट सब हो गया है। चलिए, इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर सहित कार्यरत या सेवानिवृत्त प्रोफेसर इन विषयों पर पुस्तकें लिख सकते हैं, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, कोई आईवी तैवी तो लिखेगा नहीं, यही लोग लिखेंगे। इसके लिए 1,25,000 रुपए तक के 3 पुरस्कार भी इनको जो है क्या कहते हैं दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और इसको आपको क्या करेगा, टिक लगा लीजिएगा सारे। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहराइच के कतनिया में गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, घड़ियाल की बात याद आ गई तो कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप जानते होंगे, नाम सुनते होंगे, उन प्रोजेक्ट के बारे में आज ही पढ़ लीजिएगा। आप कहेंगे सर किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 प्रोजेक्ट टाइगर। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक, इसको पढ़ लेना है आपको, आज ही पढ़ लीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि प्रोजेक्ट हाथी, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट कछुआ, ठीक है, ठीक है। फिर डॉल्फिन रिपोर्ट मैंने आपको कराई हुई है, याद आ रहा, डॉल्फिन रिपोर्ट कराई है मैंने आपको,
ठीक है। इसके अलावा अन्य कई सारे अन्य प्रोजेक्ट और हैं, तो उनको आपको क्या करना है, आज ही कर लेना है। इसके अलावा इसी में ARFC रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सॉरी ISFR रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ISFR रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, यूपी की और इंडिया की दोनों रिपोर्ट ये मैंने कराया हुआ है। ISFR रिपोर्ट भाई साहब कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की 1 रिपोर्ट और इंडिया की 1 रिपोर्ट डालिएगा। ISFR रिपोर्ट बाय डिकोड एग्जाम डालिएगा गूगल पे, फट से आ जाएगा, सॉरी इस पे यूट्यूब पे डालिएगा, आ जाएगा, ठीक है। मैंने कराया हुआ है उत्तर प्रदेश की 1 रिपोर्ट और इंडिया की यानी भारत की 1 रिपोर्ट, ठीक है, 2023 वाली। चलिए, बहुत लोग 21 की पढ़ रहे हैं, 21 की नहीं 30 की पढ़नी है, दिमाग खोल के चलिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिटी एक्सलरेटर कार्यक्रम यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार ससरंगी ने अटल अक्षय ऊर्जा भवन नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल के कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सलरेटर कार्यक्रम का क्या किया है, शुभारंभ किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की एक नई पहल नव्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तुरंत क्या कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिए। ए भाई साहब अपने बगल में कॉपी रखिए और कॉपी में जो कहूं इंपॉर्टेंट है और कहूं ये प्रोजेक्ट, आप ये जो है प्रोजेक्ट या ये योजना या पर्टिकुलर डिफिनेशन आपके एग्जाम के जरूरी है, हैंड टू हैंड वहां पर नोट कर लीजिए और आफ्टर क्लास उसको क्या करिएगा, तुरंत कर लीजिएगा रिवीजन। मैंने फिर से मैं कह रहा हूं कि जितनी ये सीरीज मैं करा रहा हूं अभी, जो मैंने शुरू की है अभी डिकोड एग्जाम के मैगजीन की, उसमें जितनी बातें मैं बताऊंगा उन सभी बातों को आपको क्या करना है, नोट करके उसको तैयार कर लेना है, इग्नोर कतई नहीं करना है, और कतई करिएगा तो जिंदगी गोलगप्पे ऐसे हो जानी है आपकी, ठीक। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो कहता हूं उसको दिमाग में रखना है, इसको है ना, स्किप नहीं करना है आपको किसी तरीके से, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में किशोरियों के कौशल विकास के लिए एक संयुक्त पायलट यानी कि नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी अपने आप में, है ना। नव्या, ये 2 बार की हो गया, हटा दीजिए इसको। नव्या एक पायलट पहल है जिसका मकसद 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यवसायिक जो है क्या करना है, प्रशिक्षण करना है, यानी कि उनको एक तरीके से स्किल देना है ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें और समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके समाज और देश के क्या कर सके, विकास में काम आ सके। महिलाओं का प्रतिशत 50% हमारे जीडीपी उनका योगदान है, बावजूद इसके जो है वो महिलाएं कार्यरत हमारे यहाँ लिए नहीं है। हालांकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से निश्चित तौर पर सरकार महिलाओं को सशक्त कर सकती है, लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम और सबसे जरूरी है वो ये है कि महिला जब तक खुद से नहीं सोचेगी कि मुझे सशक्त होना है, तब तक वो सशक्त हो नहीं सकती है। महिलाओं को खुल पर किसी मुद्दे पर बोलने का अधिकार होना चाहिए, वो खुद से उनको बोलने का डर नहीं होना चाहिए। महिलाओं को हर मुद्दे पर बेबाक से अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। महिलाओं को अपने घर परिवार में अगर उनको लगता है कि कोई समस्याएं उनके साथ में खड़ी हैं, उनको लगता है कि उनको आगे बढ़ना है और उनके आगे बढ़ने का विरोध अगर होता है तो उन्हें उस जगह पर बोलना चाहिए। अगर महिलाओं को लगता है कि उन्हें शादी नहीं करना, विवाह बंधन में नहीं बनना है, तैयारी करनी है, तो इसका विरोध उन्हें अपने माता पिता के साथ, अपने बाकी लोगों से करना चाहिए, क्योंकि अगर वो विरोध नहीं करेंगी तो उनको दबाया जाएगा। सड़क चलते राह चलते कोई लड़का कोई व्यक्ति अगर उन्हें छेड़खानी करता है, कोई कमेंट करता है, वहीं पर एक निकाल के जूता उन्हें मारना अगर होगा तो कहा जाएगा कि हाँ भाई अब सशक्त हो रही महिलाएं। चुप रहेंगी तो हमेशा आपको जो है दबाया जाएगा, गिराया जाएगा। इसलिए जो है कहा जाता है कि जुल्म करने से बुरा है जुल्म सहन करना। इसलिए जहां गलत हो वहां पर बोलने का अधिकार होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी एक्सवाइजेड हो, ठीक है। याद रहेगा ये, इस पॉइंट को याद रखना। डरना नहीं है, अपने लिए जीना है ना। भगवान ने आपको भेजा है किसी अच्छे कार्य के लिए, आप सिर्फ उसके जो है क्या है, नुमाइंदे एक तरीके से, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट। भड़काओ नहीं लग रही बातें, एग्जैक्टली सही कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी चीजों पर फैसले लेने पड़ेंगे आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़ के भाग जाए एकदम से, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, समाज में कुछ बेहतर करना है, तो अपने फैसले को लेना सीख लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए, आदि कर्मयोगी, नहीं तो आज भैया जी ने कहा, आज पापा जी ने कहा, आज मम्मी जी ने कहा, आज पति जी ने कहा, पत्नी जी ने कहा, ऐसे जिंदगी भर सोचते रहिएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। परिवार के उस 4 दीवार में रह जाइएगा, एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा, बस खत्म कहानी। चलिए, आदि कर्मयोगी आदिवासी विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की क्या कर ली है, शुरुआत की है, ठीक है। अच्छा है, जनजातियों के जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं निश्चित तौर पर वो आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं, जरूरी है, राइट। नाउ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं कई बार कहता हूं आपसे एक बात कि जब भी किसी योजना के 5 वर्ष पूरे हो जाएं, 10 वर्ष पूरे हो जाएं,
या उस योजना को रिन्यू किया जाए, तो ऐसी योजनाएं परियोजनाएं आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती हैं, जरूरी हो जाती हैं। राइट नाउ नेक्स्ट, तो कम आय वाले समूहों को किफायती जीवन बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2025 को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके 10 वर्ष पूरे होने के साथ योजना की सफलता 23 करोड़ से ज्यादा नामांकन और 9 लाख परिवार को दावे प्राप्त होने के साथ दर्ज कर दिए। अब मुझे बताओ आप लोग कि व्हाट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, मुझे कमेंट करके तुरंत बताइएगा, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसको जरूर बताएंगे। नाउ नेक्स्ट, 3 जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। कौन कौन सी हैं भैया, तो 3 जन सुरक्षा योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करते हुए यानी कि सोशल सिक्योरिटी प्रदान करते हुए 10 ईयर अपने क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। यानी कि अगर 25 में 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 10 में की 3 की 3 योजनाएं 2015 में शुरू की गई होंगी, यही ना होगा। चलिए, ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अभी हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, और अटल पेंशन योजना। इन तीनों योजनाओं के भैया क्या हो गए हैं, 3 साल इनके जो है हो गए हैं पूरे। ठीक है, चलिए, तीनों योजनाओं की परिकल्पना सभी को मुख्य रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। ये सभी योजनाएं वित्तीय सुविधाओं को लेकर के हैं, यानी कि समाज के जो तबके, जो नीचे दबे हुए लोग हैं, जो सामाजिक रूप से सशक्त नहीं है, ठीक है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक नहीं है, उनको सशक्त करने के लिए ही ये तीनों योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 रुपए प्रतिदिन से कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो भी आपने हमसे पूछा था। बड़ी अच्छी योजना है ये वाली, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रीमियर प्रति सदस्य प्रति वर्ष जो है 436 रुपए है, और इसमें कई सारे पॉइंट और लिखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। या देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिसका न्यूनतम प्रीमियम कितना है, 2 रुपए प्रति माह से कम है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी प्रीमियम प्रति सदस्य जो है 20 रुपए पर प्रतिवर्ष। अटल पेंशन योजना सभी, अभी अटल पेंशन योजना शुरू हो गई, ये क्या है, अटल पेंशन योजना 3rd नंबर। अटल पेंशन योजना सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक समान सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक क्या है, एक नई पहल है। तो तीनों योजनाएं अगर आप देख पा रहे होंगे, तो तीनों योजनाएं कहीं ना कहीं जो है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण अर्थात वित्तीय सहायता के लिए अपने आप में बनाई गई थी, ताकि जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, चाहे जिनका एक्सीडेंट हो गया हो उनके लिए हो, ऐसे लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं ये योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा हर एक पॉइंट इसके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, बाकी ये इसके पॉइंट और लिखे हैं कि इसमें क्या क्या दिया जाएगा, एक बार आप इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन पर शुरू किए गए 2 बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट है। आप जानते होंगे आजकल जो है मैराइन पोल्यूशन, मतलब कि सी पोल्यूशन तो आप जानते होंगे, चर्चाओं में अक्सर रहता है, और ये ग्रीन हाइड्रोजन भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन पर जो पॉइंट आपके प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, अच्छे से कवर कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आप एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, ये जरूरी हो जाते हैं। राइट, चलिए, तो भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से, यानी कि जो बायोलॉजिकल जो डिग्रेड होते हैं, आपके अवेस्ट होते हैं, से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट जो है क्या किए हैं, शुरू किए हैं। यानी कि आप जानते हो कि जो बायोलॉजिकल जो वेस्ट होते हैं उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा, इसके लिए जो है समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत देश ने किया हुआ है। ठीक है, चलिए, यह पहल इंडिया यूयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी कि टीटीसी के तहत की गई है, और इन पर लगभग 391 करोड़ रुपए की संयुक्त राशि जो है खर्च की जाएगी। ठीक है, आईटीसी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन द्वारा शुरू किया गया था। अब आपके एग्जाम पर पूछ लेगा, बताओ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे सर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन है, और अभी हाल ही में ये भारत की यात्रा पर भी थी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी इन्होंने किया था। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन है। और बात अगर यूरोपीय आयोग की हो गई, तो कल भी मैंने आपसे पूछा था कि बताओ यूरोपीय आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, तुरंत मुझे कमेंट करके जरा बता देंगे तो दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाएगा, और 5 से पहले चॉकलेट मेरी तरफ से खा लीजिएगा। ठीक, चलिए,
नेक्स्ट है, तो ये चीजें यहां पर की जाएंगी, बाकी पॉइंट ये पढ़ लीजिएगा। एतिकोली द्वितीय पार्ट योजना, ये क्या है भाई साहब? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता योजना एतिकोली द्वितीय पार्ट को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत असम सरकार असम में चाय बागानों के प्रत्येक स्थायी और अस्थायी कार्यकर्ता को 5,000 रुपए प्रति एक मुश्त सहायता जो है क्या करेगी? प्रदान करेगी। बड़ी अच्छी योजना है। अच्छा, बात अगर चाय की आ गई है, चाय के बिना तो दिल आपका लगता होगा नहीं। मुझे भी चाय खूब पसंद है, आपको भी चाय खूब पसंद होगी, और जिसको चाय नहीं पसंद है उसको भी बधाई हो। मुझे बताओ, भारत जो है चाय के उत्पादक राज्य में किस स्थान पर है? चाय के उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 3 से 4 बार इसको मैंने आपको बताया हुआ है। चाय उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है? तुरंत कमेंट करो। कुछ लोग सो रहे होंगे, ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, और जैसे मैं कहूंगा अभी आपके पास 20 सेकंड का समय है, तो भी ऐसे बैठे रहेंगे। फिर जब मैं शुरू करूंगा फिर वो देखना शुरू कर देंगे। कमेंट कर दो महाराज, कुछ हो नहीं जाएगा। इससे लगेगा मुझे कि हाँ आप एक्टिव हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, तो तुरंत पहले फट से जल्दी से आप क्या करिए? कमेंट कर दीजिए कि आखिर चाय उत्पादन में भारत किस स्थान पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका अब अगर नहीं बताया होगा, अब मैं भी बताऊंगा नहीं, आप भी सच नहीं करोगे, और अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया तो क्या कीजिएगा भाई साहब? रिप्लाई तो नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आ गया तो जीवन क्या हो जाएगा? समझ सकते हैं आप क्या हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताओ जरा कि भैया चाय उत्पादन में भारत किस स्थान पर अभी वर्तमान में आ गया है, किस देश को पिछाड़ करके ऐसा हुआ है, ठीक है? चलिए नाउ नेक्स्ट, नई E0 FIR पहल, ये क्या है भाई साहब? ये है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। सर, सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। और मुझे बताओ, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सहकारिता मंत्रालय, बड़ा अच्छा मंत्रालय भाई साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर भी मुझे जरूर देंगे। सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? और फिलहाल सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री भी हैं, ठीक है? चलिए, तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अभूतपूर्व प्रगति से अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0 FIR शुरू की है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह एक नया सिस्टम NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को सतह FIR में परिवर्तित करेगा। एक नई टेक्नोलॉजी है अपने आप में। शुरू में यह रुपया 10 लाख से ऊपर की सीमा के लिए होगा, ठीक है? बीकानेर से 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी ने किया हुआ है, आप जानते ही होंगे, ठीक है? तो भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने के लिए पीएम मोदी ने 22 मई को, डेट याद रखिए, 22 मई को राजस्थान के बीकानेर से, यह प्लीज याद रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों में 103 रेलवे स्टेशनों का क्या कर दिया है? उद्घाटन कर दिया। तो यह बड़ी योजना है अपने आप में। सरकार रेलवे के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। नाउ नेक्स्ट, MSME डिजिटल परिवर्तन के लिए DXEDG लॉन्च, यानी ये क्या है? तो मार्च 25 में नीति आयोग के NITI फ्रंटियर टेक हब ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नई दिल्ली स्थित भारतीय उद्योग परिसंघ और शिक्षा मंत्रालय के तहत नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से विकास और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता की पहल जो है शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है दक्षता, राजस्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों, ज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्या करना? सशक्त बनाना। याद है क्या पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 6,839 करोड़ रुपए क्या कर दिया गया? मंजूर कर दिया है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? ये क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर स्थित गांवों के विकास के लिए, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं से ये माना कि भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो इसके इस जगह पर जो जो इसके आसपास गांव होते हैं, ठीक है, वही गांव इस वाइब्रेंट विलेज में आते हैं। तो इन सीमाओं पर इस गांव के विकास के लिए पूर्ण रूप से वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करके विकसित भारत यानी कि 2047 के विजन के अनुरूप है। यानी कि आप जानते होंगे सरकार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने का कब तक का है? बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? आप कहेंगे सन 2047 तक, ठीक है, सन 2027 तक। आप जानते होंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर इसे जो गांव होते हैं कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, सिक्योरिटी वहां पर इतनी नहीं है,
आए दिन जो है चीजें वहां पर होती रहती, गड़बड़ होती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इतने सशक्त नहीं हैं, तो इन्हीं को सशक्त करने के लिए सामाजिक सिक्योरिटी यानी कि सोशल सिक्योरिटी देने के लिए जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है इतने रुपए का फंड जो है जारी किया गया, ताकि सीमावर्ती जो गांव हैं उनके विकास उनको हो सके और मुख्य धारा में आ सके, क्योंकि जब तक वो मुख्य धारा में आ नहीं पाएंगे तब तक हमारा विजन जो कि हमने 47 का रखा है, सन 47 का, कि हम वहां तक हमको विशेष भारत बनाना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि इन गांवों का भी विकास सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंड अप इंडिया योजना के 7 वर्ष पूरे, बड़ी अच्छी योजना है भाई साहब, यह भी चर्चाओं में रहती है। तो 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को क्या करना है, सशक्त बनाना है, और इसके तहत नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए बैंक लोन प्रदान करके सभी बाधाओं को ब्रेक करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट ने सिंचाई योजना के लिए 1600 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो पीएम किसान सिंचाई योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत एक नई उप योजना कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को वर्ष 25-26 के लिए लागू किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। और इसके लिए, इस योजना के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित कर दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य देश में सिंचाई व्यवस्था और आधुनिक बनाना और जल प्रबंधन को बेहतर करना, इरिगेशन सिस्टम को जो है स्ट्रांग करना। आप जानते होंगे इरिगेशन सिस्टम में कई प्रकार के टेक्निक आते हैं, जैसे ड्रिप फार्मिंग हो गई आपकी, और कई सारी फार्मिंग आती है। ड्रिप फार्मिंग पर कई बार प्रश्न आपके एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, इरिगेशन के अलग अलग टेक्निक पूछा जाता है। अच्छा, बात अगर इरिगेशन की आ गई तो एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि जो सिंचाई होती है खेतों में, उसमें किसका पर्सन ज्यादा है, कुओं का ज्यादा है, कुओं से सिंचाई ज्यादा होती है, ठीक है, या पंप से होती है, या नहरों से होती है, किस चीज से होती है। जरा इसको गूगल करिएगा और पता करिएगा कि आखिर जो इरिगेशन सिस्टम में होता है उसमें जो सिंचाई की जाती है हमारे खेतों में वो किससे ज्यादा की जाती है, वर्षा पर निर्भरता है, कुओं पर है, नहर पर है, या जो हैंड पंप जो पंप आते हैं आपके पंपिंग सेट उससे होता है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए, हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास योजनाओं का शिलान्यास अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। वही यहां पर पॉइंट सब कुछ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। ठीक है, और मार्च 2029 तक इससे व्यावसायिक परिचालन शुरू होने यानी कि शुरुआत की गई है, और कई सारी योजनाएं इसमें जो है लागू की गई हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। 1.3 गीगावाट की पीक पावर क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। तो राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में 1.3 गीगावाट पीक पावर क्षमता यानी कि 100 मेक इन इंडिया मॉड्यूलर द्वारा निर्मित सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, पिंक ई रिक्शा योजना, ये भी कह लीजिएगा इंपॉर्टेंट। तो महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की क्या की है, शुरुआत की है। यह योजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार ने 21 अप्रैल 2025 को पुणे में एक समारोह में किया था, जहां चयनित लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन जो क्या किए गए हैं, वितरित किए गए कि भैया वो चलाएं और अपना सशक्त हों। इस योजना को राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसे क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। इस योजना के तहत 20 से 50 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आती हैं, ताकि वो ई रिक्शा चला करके अपने लाइफ में क्या हो सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी मौका है जीवन में, पढ़ लेना, नहीं तो बाद में कब क्या हो किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई आप लोग लगातार करते रहिएगा। नेक्स्ट है जापान भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना। ये क्या है, तो जापान सरकार ने भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला दान करने की घोषणा की है। ये हाई स्पीड ट्रेनें भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के परीक्षण और निरीक्षण में सहायता करेंगी। तो भाई साहब ये बड़ी अच्छी बात है। 2026 की शुरुआत में वितरित किए जाने वाले ट्रेन सेटों में विशेष निरीक्षण उपकरण जो है लगाए जाएंगे। आप जानते होंगे बुलेट ट्रेन योजना के लिए हमने जापान के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है, और हमने बहुत ज्यादा पैसा जो है जापान से उधार लिया हुआ है। पता नहीं पता है आपको, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए
भारत परियोजना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुंबई के रेडिसन गोरेगांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के अग्रणी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म योर स्टोरी द्वारा एक राष्ट्रीय पहल भारत परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? टियर 2 और टियर 3 और ग्रामीण भारत के 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाना है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। ओके, चलिए, उद्यमियों को सशक्त बनाना भी क्या है, जरूरी है भाई साहब, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। नहीं, चलिए, महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी, ये क्या है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, यानी कि इसको हम लोग CCS बोलते हैं, मेरठ में अवस्थित है ना, को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत की, जो भारत में महिला उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में एक क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखिएगा। यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को उनके उद्यमों को सफलतापूर्वक बनाने और बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्यमशील मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। ठीक है, चलिए, नई समुद्री पहलों का अनावरण, यानी कि 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कई पहलों की शुरुआत की है, जिनमें वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम और मैत्री एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब जो है योजना इसमें शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को बढ़ाना है। आप जानते होंगे समुद्र से व्यापार एक अहम मुद्दा है, और जितने बड़े हमारे व्यापार होते हैं, वो ट्रेड जो होते हैं वो समुद्र के द्वारा ही होते हैं। इसीलिए चाहे बात हिंद महासागर की हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड की महत्ता हो, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यानी कि समुद्री इलाकों का विकास करना, समुद्री क्षेत्र का विकास करना, वहां पर सिक्योरिटी को मजबूत करना, ये सब हमारे लिए न सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से अपितु यह हमारे सामरिक दृष्टिकोण से भी उतना ही क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखिएगा कि समुद्री संसाधन को अच्छे से रखना, समुद्री सीमाओं को मजबूत करना, और इससे अलग जो भी अलग अलग चीजें होती हैं उनको बनाना मजबूत, ये बड़ा जो है जरूरी हो जाता है भारत देश के लिए या किसी अन्य देश के लिए भी। ओके, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, इस कदम का उद्देश्य दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में विसंगतियों को दूर करना है, जिसके कारण अक्षमताएं, बढ़ी हुई लागत और परिचालन में देरी हुई है। भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम, ये क्या है भाई साहब, देखिए इसको जरा एक बार। तो भारत की समुद्री पहुंच का विस्तार करके और वैश्विक व्यापार लचीलापन बढ़ाकर, ठीक है, वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का शुभारंभ किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है मैत्री एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। क्या है? तो मैत्री एप्लीकेशन का शुभारंभ व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नौकरशाही अतिरेक को कम करने और मंजूरी में तेजी लाने, व्यापार करने में आसानी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, आगे रखना है। बाकी इसमें 2-3 पॉइंट और लिखे, इसको एक बार गूगल से आप उसे मैगजीन से पढ़ लीजिएगा। मैं उतना ही कह रहा हूं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की योजना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा नहीं कि जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं वही पूछी जाती हैं, अलग अलग स्टेट में जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, उत्तराखंड सरकार ने अविवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 75% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि लाभार्थियों को अपनी ओर से केवल 25% का योगदान करना होगा बस। ठीक है, चलो, बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए 5 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। आप जानते होंगे जो है हाइड्रोजन, एक ग्रीन हाइड्रोजन आजकल बहुत चर्चाओं में रहता है और इससे कम पॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए 5 पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस मिशन के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाइड्रोजन परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं, और जो है विस्तृत जांच के बाद मंत्रालय ने कुल 37 वाहनों और 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों वाली 5 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल,
तो पंचायत राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह का एक हिस्सा भी है अपने आप पे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। इंपॉर्टेंट है, और ये सेगमेंट भी आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड में रोबोवी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जो है 12.9 किलोमीटर रोबोवे परियोजनाओं को निर्माण को मंजूरी दे दी है। यानी कि वह स्थान, दो ऐसे स्थान जहां पर ट्रेन या बस की प्रॉपर सुविधा नहीं हो पाती है, वहां पर रोबवे के माध्यम से सुविधा ये प्रदान की जा रही है। ठीक है, जहां पर और अच्छे चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, केदारनाथ 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो रुद्रप्रयाग जिले में 3538 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर साल में अक्षय तृतीया यानी कि अप्रैल मई से दीपावली तक लगभग 6 से 7 महीने तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है, और इस मौसम के दौरान सालाना लगभग 20 लाख तीर्थयात्री यहां पर आते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने त्रिपुरा में लड़कियों के लिए 2 नई परियोजनाओं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा कर दी है। याद रखिएगा, समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार बॉन्ड के रूप में उसके नाम पर 50,000 रुपए जमा करेगी। बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे कुल 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। भाई साहब, कितनी मजबूत और कितनी बड़ी योजना है अपने आप, बताइए। ठीक है, 10 लाख रुपए उसे मिलेंगे। बहुत अच्छी योजना है समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना, ये क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 11 मार्च 25 को प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना, जिसे युवा 3.0 के नाम से भी जाना जाता है, कि 30वें संस्करण का शुभारंभ कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें उनके रचनात्मक लेखन कौशल को निखारने के लिए मार्गदर्शन और अवसर क्या करना है? प्रदान करना। ये इसका क्या है? इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आपके एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपको जो है 2026-27 के लिए जो है जो नई वैकेंसी आपकी आरओ की आने वाली है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो उसके डिकोड एग्जाम ने अभ्युदय आरओ 2026-27 के नाम से जो है क्या किया है? एक नया जो है क्या कहते हैं बैच स्टार्ट किया है, और उस बैच को आप लोग क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर डिटेल्स इसकी सब मिल जाएगी आपको, इस कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर करिएगा। इसमें बायलिंगुअल आपको नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और आपका राइटिंग प्रैक्टिस, आपका क्विज वगैरह आपको जो लगातार मिलता रहेगा। जैसे आप एडमिशन लेंगे उसके 3 महीने बाद आपको जो है सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर 5 अगस्त से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, अगर इस बार कोई आपकी कमी रहेगी आपके एग्जाम में, तो आप अगली जो है वैकेंसी में, आने वाली वैकेंसी में आप इस पर काम कर सकते हैं बेहतर रूप से। ठीक है, चलिए, ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा डायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। यानी कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ठीक, क्या है ये? आइए आगे देखते हैं इसको। तो इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है, जिससे इसकी कुल लागत बढ़कर 2790 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, तैयार रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? देश में डेयरी सेक्टर का आधुनिकीकरण कर और विस्तार करना, जिससे दूध की खरीद, प्रसंस्करण और क्षमता गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार होगा। अब मुझे बताओ, दुग्ध उत्पादन में क्या? दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दुग्ध उत्पादन में तुरंत सर्च कीजिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? मैंने बहुत बार बताया है, तुरंत जो है फट से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है बायोसारथी पहल। तो भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच और व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करने के लिए बायोसारथी पहल की क्या की है? शुरुआत कर दी है। बायोसारथी पहल का अनावरण जो है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 25 को नई दिल्ली में किया था। ठीक, चलिए। फ्रंटियर सीड
कार्यक्रम यानी कि फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी ने स्थानीय पूंजी बाजारों को मजबूत करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और फ्रंटियर प्रशांत बाजारों में समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए फ्रंटियर सीड जो है कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ठीक है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां है और इसका कार्य क्या है। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो बल्ले बल्ले है, नहीं पढ़े रहे होंगे तो आपके लिए घातक है। ठीक, पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य क्या है? परिवर्तनकारी क्षमता वाले व्यवसायों को वित्त पोषण और तकनीकी सहायता जो है क्या करना है, मजबूत करना, देना है उनको। ठीक है, चलिए। बालपन की कविता पहल, छोटे बच्चों में भारतीय कविता लोकगीतों को फिर से लोकप्रिय बनाने की बालपन की कविता पहल 26 मार्च से शुरू हुई है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय ने की थी। आप जानते होंगे पहले बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी कविताएं, लोकगीत, कहानियां सुनने का जो है शौक रहता था, लेकिन जब से फोन आ गया, जब से जो टेक्नोलॉजी आ गई हैं, उनका मन जो है नहीं लगता है, फोन में लगता है। पहले दादी और नानी हुआ करती थी, वो बच्चों को कहानियां रखते, अच्छे अच्छे लोकगीत, कहानियां और बहुत सारी चीजें सुनाया करते थे। लेकिन आजकल चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, सब लोग फोन लेकर के बैठे रहेंगे, तो उससे बच्चों में संस्कार नहीं जाते हैं। पहले का टाइम बहुत बेहतर था। रात में जब बच्चे सोने जाते थे उसके पहले उनकी माँ, उनकी दादी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उनके पापा उनको अच्छी अच्छी बातें बताते थे। लेकिन पापा आज खुद इंस्टा खेलते हैं तो कहाँ बताएंगे बच्चों को, है नहीं? वो खुद ही रील देखते हैं। देखते क्या, खुद ही पापा बच्चों के साथ खुद ही रील बनाते हैं भाई साहब। तो क्या कीजिएगा, जीवन ऐसे हो गया है। ये हमारे समाज के लिए बड़ा घातक है कि जब हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि बच्चे आगे निकले, वहीं पर पेरेंट्स अपने आप को खुद ही जो है इसमें इतना नशे में अपने आप में डूब गए हैं कि ना वो अपना ध्यान रखते हैं ना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए भी मेड रख लेते हैं, आते हैं खिलाते पिलाती है उनको, केयर टेकर टाइप का कोई रख लेते हैं, बच्चों को वो खिलाती हैं। मम्मी पापा चले गए दोनों स्कूल, मतलब पढ़ाने लिखाने या कोई अपना ऑफिस काम करने, बच्चे घर में स्कूल से आए हैं, कौन लेने आ रहा है, कौन लेने के जा रहा है, स्कूल वाला आ रहा है, कैसे आ रहा है, अपना दिन में क्या कर रहे हैं, क्या फोन में देख रहे हैं, कुछ किसी को पता नहीं है। ये चीजें बहुत गड़बड़ हो रही हैं। कहानियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, बाकी अन्य गीतों के माध्यम से बच्चों में संस्कार डाले जाते थे। आज उसकी कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो योजना जो मैंने अभी आपको बताई, ये वाली बालपन की कविता पहल, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए। पहले पति पत्नी में से एक लोग जॉब करते थे, ठीक है, तो चीजें बेहतर थी, या आज पति पत्नी लोग दोनों लोग काम करते तो ज्यादा बेहतर है? जरा इस पर अपनी राय मुझे दीजिएगा कि देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छी चीज है? दोनों काम करें लगातार, वो बेहतर है, या एक व्यक्ति का घर में रहना जरूरी है किसी एक का? इस पर क्या राय है? इस पर दो तरीके के लोग होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन आपके दिमाग को मैं चेक करना चाहता हूं कि इसका सुलझा हुआ आंसर आप क्या देते हैं। पति पत्नी में से क्या दोनों का काम करना आवश्यक है या किसी एक का करना आवश्यक है? जरा बताइएगा और बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अगर कह दिया कि पत्नी नहीं करेंगी जॉब तो एकदम से महिला एम्पावरमेंट कैसे होगा, गुस्सा आ जाओगे आप लोग। और अगर दोनों काम करती हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे फैमिली से लेकर बाकी चीजों पर क्या पड़ेगा, बताइएगा आप लोग, ठीक है। सुलझा हुआ आंसर दीजिएगा मुझे, देखते हैं कि आपकी बुद्धिमानी कितने में है। ऐसा आप उत्तर दीजिए कि दोनों बातें रह जाएं, देखते हैं आप क्या उत्तर देते हैं मुझे, ठीक है। चलिए, ये समझ होनी चाहिए आपको, नहीं? चलिए, DXAs ये क्या है? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PVR सुब्रमण्यम ने डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से उत्कृष्टता और विकास को सशक्त बनाने के लिए DXAs की शुरुआत की है, ठीक है। ये क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और शैक्षिक संस्थाओं को जोड़ने वाली एक व्यवस्था बनाने की एक राष्ट्रीय क्या है, ये पहल है, ठीक है। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोसी मेची लिंक परियोजना मैंने कराया हुआ है, ये भी आपको। तो पीएम मोदी, देखो सारे करंट अफेयर मैंने आपको दैनिक रूप से जो मेरी क्लास आती है मॉर्निंग वाली, इसमें कराया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर सकते हैं यहां से, ठीक है। डेली किए होते तो आज नौबत आपको आती नहीं, लेकिन दिक्कत क्या, करते नहीं हो आप लोग उसी काम। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार की कोसी और मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी अभी हाल में क्या कर दी है, प्रदान कर दी है, बस। तो ठीक है, और इतना रुपए जो इसमें लागत लग रहा है और इसको 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। पूरा करने का लक्ष्य यह रह गया है, पूरा करने का लक्ष्य है। चलो, जिससे बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को बिहार के भीतर एक साथ जोड़ा जाएगा। तो ये पॉइंट है, बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियां, इनको बिहार के भीतर ही जोड़ दिया जाएगा, जिससे बड़े स्तर पर इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। कोसी और मेची
कोसी मेची लिंक परियोजना, मतलब इनको दोनों को क्या किया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, इनको बिहार के अंदर ही जोड़ दिया जाएगा। चलो, निर्भया कड़ी, निडर कली, मो गल्हा जिया, मेरी प्यारी बेटिया, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना, ये सब बड़ी योजनाएं हैं। ठीक है, तो उड़ीसा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड़ी यानी कि निडर कली, मो गेला जिया यानी कि ये सब जो योजनाएं हैं इनको जो है लागू कर दिया है। देश में लिंग असंतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात को दूर करने के लिए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत जो है और योजनाओं की शुरुआत यहां पर जो है उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, चलिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र सरकार ने अपनी कौशल विकास की 3 योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने का निर्णय किया है, जो एक केंद्रीय योजना है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान योजना अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम में शामिल की गई है। तो 3 योजनाएं कौन कौन सी है जिनको इसमें शामिल किया गया है, तो ये 3 योजनाएं यहां पर लिखी गई। एक योजना ये, ठीक है, और दूसरा जो है आपका ये, और तीसरा आपका जो है और ये वाला। ठीक है, तो इनको जो है मिलाकर के 3 जो है ये योजना शुरू की गई है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक, चलिए, भांग की खेती पायलट परियोजना, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर भांग की औषधीय कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, आप जानते होंगे भांग जो होता है जिसका लोग नशा करते हैं, है ना, तो इसकी भी कई डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए योजना शुरू की गई वहां पे। ठीक है, चलिए, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल, यह भी चर्चाओं में रहा है, तो इस पर प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जा सकता है, क्या देख लीजिएगा। तो 12 फरवरी 25 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के दौरान आईसीसी डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ जो है पहल का आयोजन किया गया था। तो इसका आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने इस पहल की घोषणा की, जिससे लोगों को प्रेरित करने और एकजुट करने में मदद मिलेगी। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल जानते होंगे, समझ गए होंगे इस योजना को, बड़ा आसान है समझना, है ना। चलिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की पहली वर्षगांठ, बड़ा इंपॉर्टेंट योजना है। आप जानते होंगे इसके अंदर सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। तो 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का शुभारंभ किया था और अभी जो है हाल ही में इसके 1 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो बस वही बातें बताई गई हैं। आप जानते होंगे इसमें जो है क्या है, लोग घरों में जो है सोलर पैनल लगाए जाते हैं और जो है कितने मेगावाट तक की बिजली मुफ्त किए जाने की इसमें घोषणा की गई है, आप जानते होंगे, बताइएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी है घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है अपने आप में। ठीक, पढ़ लीजिए इसके बारे में डिटेल्स में एक बार आप लोग। ठीक, और ये लक्ष्य जो 2027 तक का रखा गया है, इसको याद रखिएगा। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, ये क्या है भाई, ये है आपका केंद्र सरकार ने 27 फरवरी को एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है, जिसकी घोषणा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, चलिए आइए, शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम, यानी कि जो है मंत्रालय ने जो है 18 फरवरी से 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 शहरी स्थानीय निकाय में शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा, ठीक है, के पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, भूमि स्वामित्व का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का निर्माण और अद्यतन करना। मतलब कि एक तरीके से भाई किसकी कहां पर जमीन है, क्या कैसे है, कितना मैप बना कि नहीं बना है, तो उसके लिए सर्वे करना है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। ये क्या है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 261 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ठीक है, चलो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और इसके भी हाल ही में 9 वर्ष जो है क्या हो गए, पूरे हो गए हैं 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, चलो, जो भारतीय किसानों को सशक्त बनाने के लिए करीब 1 दशक का जश्न मनाती है। पीएम मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई। कब शुरू की गई थी, ये की गई थी 2016 में। ध्यान रखिएगा, जब कोई परियोजनाएं चर्चाओं में रहती हैं तो उसकी शुरुआत कब की गई थी पूछ लेता है। ठीक है, और ये तो महत्वपूर्ण योजना वैसे भी है अपने आप में, तो इससे तो प्रश्न बनना स्वाभाविक है आपके लिए। ठीक है, तो आप जानते होंगे 16 में शुरू की गई है योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले
फसल से नुकसान के लिए एक व्यापक प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप जानते होंगे कि जैसे बाकी आप अपने जीवन का बीमा करते हैं वैसे फसल का बीमा भी होता है भाई। आप जानते होंगे बिजली गिरना, बारिश आ जाना, प्राकृतिक आपदाएं हो जाना या किसी कारणवश उसमें नुकसान जो है पहुंच जाना, तो फसल की सुरक्षा के लिए जो है यह योजना शुरू की गई थी भैया कि आपकी इस फसल का हम बीमा कर देते हैं, अगर कोई नुकसान होगा तो उसका भरपाई जो है कंपनी कर देगी, ठीक है, सरकार कर देगी। ठीक है, चलिए, तो ये था डिटेल्स में, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। चलिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये भी भाई जो है अच्छी योजना है और ये भी जो है आपके एग्जाम के होता है जरूरी। ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है योजना जो थी उसके 1 दशक उसका पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए, मतलब 10 साल पूरे हो गए हैं। इसमें क्या होता है कि किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश भी करता है। यानी कि जांच की जाती है इस किसी पर्टिकुलर एरिया की कि इस मिट्टी की कैसी क्वालिटी है, इसमें कौन कौन से सूक्ष्म तत्व कम है, इसकी जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें कौन कौन से तत्व को और डालेंगे। तो यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य ध्यान रखना, भाई मिट्टी सही है कि खराब है, क्या इसमें आपकी फसल उग सकती है कि नहीं उग सकती है, क्या कारण है, तो मिट्टी की जांच करके उसके बारे में जानकारी प्रदान करना ही दरअसल यह है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ये थी। और इसके अभी 10 साल पूरे हो गए क्योंकि इसको 15 में शुरू किया गया, 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, चलिए, पीएम आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि होगा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने और देश में दालों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को 25-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत तुअर यानी कि अरहर दाल जिसको बोलते हैं, तो अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुरक्षित करने का ऐलान किया गया है। इससे देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि दूसरों के यहां से हम जो मंगाते हैं वो नहीं मंगाएंगे। ठीक है, चलिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल, ये क्या है भाई साहब? तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल की शुरुआत की है। क्या होगा ये? इसके तहत भारत के 6300 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 1.8 करोड़ छात्रों और शोधकर्ताओं को दुनिया के 30 बड़े प्रकाशकों से निःशुल्क 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाएं प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, यानी कि अपने आप में जो है क्या होगा, एक आप बटन क्लिक करेंगे और एक बटन क्लिक करने पर आपके सामने हजारों हजार जो है क्या कहते हैं शोध पत्र आपके सामने होंगे, उनको पढ़िए और उसको अपनी स्टडी में शामिल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये एक क्लिक करने पर हजारों शोध पत्र आपके सामने आ जाएंगे। बड़ी अच्छी योजना अपने आप में, काबिल तारीफ है। ठीक है, चलो, अच्छा, एक पहल इसमें और दी गई है, यह रह गया है प्यारी दीदी योजना। ठीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर महिलाओं को 25 रुपए प्रति माह देने के लिए प्यारी दीदी योजना की घोषणा की थी। हालांकि अब ये है नहीं सरकार, तो इसको हटा देते हैं, कट ही कर देते हैं, इसको रहने दो। ठीक है, चलो, पंचायत से संसद कार्यक्रम, ये क्या है? लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला ने नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जनजातियों से चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को क्या करना है? सशक्त बनाना है, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, मजबूत हो सके और पंचायतों में बेहतर काम कर सके। ठीक है, चलिए, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, ये क्या है भाई साहब? आइए देखते हैं इसको। तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की लागत वाली 50 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश, मिजोरम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को कवर करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, ये क्या है भाई साहब? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत की है। इस योजना में दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की राशि जो है क्या कर जाएगी, दी जाएगी। तो बड़ी अच्छी पहल अपने यहाँ पे ये योजना। ठीक है, चलिए, उजाला योजना की 10वीं वर्षगांठ, ये क्या है? तो उजाला योजना के तहत 6 जनवरी 25 तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जिससे यह देश में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली पहलों में से एक हो गया है।
आप जानते होंगे कि पीएम मोदी ने 5 जनवरी 2015 को उजाला योजना को शुरू किया था, तो यह भी हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे बिजली की बचत होती है, बड़ा अच्छी पहल अपने आप में। पार्थ योजना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश में संभागवार 10 स्थानों पर 5 सेंटर खोलने का जो है मन बना रही है, मतलब कि खोलेगी। ठीक है, चलिए, इन सेंटर्स पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के लिए इच्छुक युवाओं को फिजिकल व मेंटल ट्रेनिंग जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये इसलिए ये बड़ा अच्छा पहल है। जो लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उनके लिए योजना, पार्थ योजना बड़ी अच्छी योजना है। पार्थ मतलब क्या, उनके तरीके से सशक्त बनाना, उनको लीड करना एक तरीके से। ठीक है, चलो, ग्रीन हाइड्रोजन हब सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास अभी हाल ही में मोदी जी ने किया है। इसको एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप जानते हो ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ी अच्छी योजना है अपने आप में, इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। पहले ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में के पास पुदी मदकार में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना। याद रखिएगा, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए आइए, यह भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं में से एक होगी, जहां प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया और टिकाऊ विमान ईंधन का उत्पादन इससे किया जाएगा। ठीक है, चलिए, कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण परियोजनाओं का शुभारंभ, तो आपके जो है मंत्री जी ने, सर्बानंद सोनोवाल जी ने कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद देखिए, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये क्या है भाई साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पीएम मोदी ने जीनोम इंडिया परियोजना के पूरा होने की घोषणा करते हुए 10,000 भारतीय नागरिकों को का जीनोम अनुक्रमण डेटा जारी किया है अपने आप पे। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय डेटाबेस में देश के असाधारण आनुवंशिक प्रदेश को समाहित किया गया है। यह आनुवंशिक और संक्रामक रोगों के उपचार में प्रगति की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही नई दवाओं और सटीक चिकित्सा तकनीक के विकास को बढ़ावा देगा और विविध समुदायों की जीवन शैली तथा आदतों में अनुसंधान को सतत किया गया। यह परियोजना जनवरी 2020 में शुरू की गई थी। क्या? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, याद रहेगा। चलिए देखो, जितना योजनाएं करा दी गई हैं, अगर आप इतना कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको स्किप करेंगे तो वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए, उड़ीसा में प्रमुख डेयरी और पशुधन पहल का उद्घाटन, यानी कि अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की उड़ीसा राज्य सरकार दूध उत्पादक संघ की पहलों के लिए काउ इंडक्शन गिफ्ट मिल्क और मार्केट सपोर्ट का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना, पशुधन उत्पादकता में सुधार करना और क्षेत्र में पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना। ये इसका हो जाएगा उद्देश्य। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया, यह भी बड़ा चर्चा में रहा है। स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। आप जानते होंगे कि 16 जनवरी को अभी हाल ही में 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इसकी शुरुआत होती है कब? आप 2016 में। ठीक है, देश ने अपने उद्यमशीलता प्रदेश में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब इस परियोजना के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। स्टार्टअप इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ही दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन पहल, तो ओम बिरला जी ने, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष ने, कोटा में विद्यार्थियों के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। स्पीकर बिरला ने श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयो स्कूल से स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किया, जिसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा जो है मिल सकेगी। तो ये बड़ी अच्छी योजना है अपने यहाँ पे। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट लगाइए, टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं आप जयंत चौधरी जी, उन्होंने ही दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन
डेल टेक्नोलॉजीज और स्थानीय साझेदारों के सहयोग से इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्डों का वितरण हुआ है। तो पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख स्वामित्व संपत्तियों कार्डों का वितरण किया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी स्वामित्व योजना की? 2020 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार देना है। स्वामित्व योजना, भैया हम अपनी जमीन के स्वामी बने, अपने स्वामित्व योजना, इसी के लिए इसको शुरू किया गया था, 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए यह योजना संपत्ति के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करती है और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक लोगों को पहुंचा को सुगम बनाने के लिए, साथ ही संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करती है। तो ये कई सारी चीजें यहां पर शुरू हुई हैं। ठीक है, चलिए जानते होंगे पीएम मोदी ने ही 24 अप्रैल 2020 को, क्या 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। चलिए डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना, ये क्या है? तो भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने 21 जनवरी 2025 को डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के हीरा कारोबार वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। यह योजना प्राकृतिक तौर पर कट और पॉलिश किए गए हीरो के शुल्क मुक्त आयात के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत करती है और इस प्रकार मूल्य संवर्धन और निर्यात को क्या करती है? बढ़ावा देती है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं भैया। 10 साल हो गए, मतलब कि 15 में इसकी शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। ठीक है, चलिए सुकन्या समृद्धि योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम के लिए, इसको भी आपको क्या करना, टिक कर लेना है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना देश भर में लाखों युवा लड़कियों, ठीक है, के लिए आशा और सशक्तिकरण की किरण के रूप में खड़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। तो ये 15 में इसकी शुरुआत की थी सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या होता है? यह योजना माता पिता को किसी भी डाकघर या नामित वाणिज्यिक बैंक शाखा में लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की अनुमति देती है। इसकी शुरुआत न्यूनतम 250 रुपए की प्राथमिक जमा राशि से होती है और बाद में यह जमा राशि 50 रुपए के गुणकों में की जा सकती है, बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा किए जाएं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 5 वर्षों के लिए जारी रहेगी, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। आप जानते होंगे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो कि 2013 में शुरू किया गया था को मिलाकर के शुरू किया गया था। तो अब इसको क्या किया गया है? आगे के 5 साल के लिए आगे मंजूरी प्रदान कर दी गई। अच्छी योजना है अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या था? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को और सुधारने के साथ साथ सभी को सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सुविधा मुहैया कराना, ये इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन का। चलिए गणतंत्र दिवस पर 4 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी सरकार के 4 कल्याणकारी योजनाओं रायुष भरोसा, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, इंद्रम्मा इंदुलू और नए राशन कार्ड का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रायुथ भरोसा। पात्र किसानों को कृषि योग्य भूमि के लिए प्रति एकड़ 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी रायुथ भरोसा योजना के अंतर्गत। इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, तो ये क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इंद्रम्मा इंदु बेघर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए एक आवास जो है योजना है। ठीक है, उन्हें घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलो बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना। बोकारो प्लांट अक्सर चर्चाओं में रहता है और अगर यह बात याद गई तो एक बात याद रखिएगा कि जो भी कोयला खदानें होती है वो कहां पर हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मंत्री जी ने हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के लिए मेगा विस्तार योजना की शुरुआत की है। तो इसकी क्षमता को बढ़ा करके 7.55 MTPA करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी जानते होंगे चर्चाओं में रहती है। तो यह योजना के तहत अब तक 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा लोग 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज जो है मिल चुका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता है,
सभी लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानते होंगे, समझते होंगे। ठीक है, तो बाकी पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आप जानते होंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पीएम मोदी ने 29 अक्टूबर को आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की थी। 29 अक्टूबर क्या, कौन सा ईयर, बताइए मुझे कमेंट करके। चलिए, अब आपके सामने ये हमारा ये मैटर हो गया कंप्लीट आज का, यानी कि इतने न्यूज थे आपके जो है प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को लेकर के। अब आपके सामने न्यूज है कि अगर आपका टारगेट 2025 का पीसीएस का एग्जाम है, 26 का एग्जाम है, तो उसके लिए हम लोगों ने पीसीएस का बैच स्टार्ट किया है। आप लोग को यहां पर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू क्लासेस कराई जाएंगी। इसके अलावा इसमें आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज, ठीक है, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली, आपका डेली क्विज, आपका बायलिंगुअल फॉर्म में आपके नोट्स, सीसैट, हिंदी निबंध, ये सब चीजें आपको कराई जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे, ना सिर्फ प्री के बल्कि मुख्य परीक्षा के भी। ठीक है, इस कोर्स को लेने के बाद कोई भी बाहरी कोर्स या बाहरी मैटर या बाहरी टेस्ट आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक आपको न्यूज दी थी। इस बैच को लेने के बाद जो है आपकी तैयारी यूपीएससी की भी हो जाएगी और साथ साथ में आरओ की तैयारी भी इसी से हो जाएगी। ये कोर्स लेने के बाद अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो ऐसे में आपकी फीस भी हम लोग रिटर्न कर देंगे। 18 महीने तक की कोर्स की वैलिडिटी है, एक से अधिक बार देखने की सुविधा मिलेगी वीडियो लेक्चर्स को। ठीक है, इसके लिए आप लिख करके पीसीएस 25 या 26 लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604409201 या इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।